तो दोस्तों, हम बॉटनी का चैप्टर्स कर रहे थे इकोलॉजी। और इकोलॉजी में भी चैप्टर का नाम है पॉपुलेशन। ठीक है ना। तो इसमें ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन करके टॉपिक है। अब इसमें हम जानते हैं कि जो इको सिस्टम है उसके दो फैक्टर होते हैं, एक बायोटिक फैक्टर होता है, एक एबायोटिक फैक्टर होता है। बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दो फैक्टर्स होते हैं। अभी हम चर्चा करने वाले हैं बायोटिक फैक्टर के बारे में। हम बायोटिक और एबायोटिक दो फैक्टर होते हैं, तो फिलहाल चर्चा हम करेंगे एबायोटिक फैक्टर के बारे में। फिर से बातों को समझेंगे थोड़ा कि जो कंपोनेंट है वो दो कंपोनेंट है। किस चीज़ का? तो इकोलॉजी के अंदर, ठीक है ना, दो कंपोनेंट होता है। एक होता है बायोटिक, एक होता है एबायोटिक। इकोलॉजी के अंदर ही एक सिस्टम होते हैं जिसको हम बोलते हैं इको सिस्टम। उसमें होता है दो कंपोनेंट। क्या क्या होता है? बायोटिक और एबायोटिक। देखिए, बायोटिक मतलब टर्म से ही आ रहा है, बायो मतलब होता है लाइफ। तो जो लिविंग थिंग्स हैं जिनके लाइफ होते हैं वो बायोटिक कंपोनेंट को कंपोज करेंगी। ठीक है। अब आती है एबायोटिक कंपोनेंट। तो एबायोटिक कंपोनेंट वो होते हैं, ए मतलब होता है नन, मीन्स नॉन, एंड बायोटिक मतलब लिविंग। तो नॉन लिविंग कंपोनेंट जो होंगे उसे कहेंगे एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। अब बात आती है कि एबायोटिक कंपोनेंट पे हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं जो कि आपके क्वेश्चंस में 10 मार्क्स के आएंगे। ठीक है। कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एबायोटिक कंपोनेंट, 10 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है। अब एबायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है? तो वो कंपोनेंट जो नॉन लिविंग हो उसे एबायोटिक कंपोनेंट कहेंगे। इसमें हम फिलहाल एनसीईआरटी की बातों को चर्चा करेंगे। और इसमें एबायोटिक कंपोनेंट टोटल 4 है। टेम्परेचर, वाटर, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। याद रखेंगे, टेम्परेचर, वाटर, लाइट एंड सॉइल। तो देखिए, आंसर्स लिखने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको डिफाइन करना है कि एबायोटिक कंपोनेंट इज अ फैक्टर ऑफ, या एबायोटिक कंपोनेंट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इकोलॉजी इकोसिस्टम अंडर विच ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स कम्स। ठीक है। या अंडर विच ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट। एंड एग्जाम्पल ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स आर एज फॉलोज। क्या डालेंगे? लाइट, टेम्परेचर, सॉइल एंड वाटर। ठीक है। अब हम वन बाई वन तीनों चारों चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखिए, नोट्स बार बार क्वेश्चन आ जाता है कि नोट्स कैसे करें, नोट्स कैसे करें। ठीक है। तो नोट्स कैसे करने का हम फिर से ये चीज़ें बताया कि सबसे पहले आपको इस तरह के क्वेश्चन में पूछेगा कि राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम। तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले इसकी डिफिनेशन देना है कि इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर्स। फर्स्ट इज बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। अभी हमको किस पे देना है फोकस? तो एबायोटिक फैक्टर पे देना है। तो एबायोटिक फैक्टर्स आर दोज फैक्टर विच डोंट हैव एनी लिविंग क्रिएचर, या विच इज नॉट कंपोज्ड ऑफ लिविंग थिंग्स। मीन्स एबायोटिक फैक्टर्स आर नॉन लिविंग। ठीक है। अब इसमें दिखेंगे कि मेजर एबायोटिक फैक्टर्स आर। तो उसमें क्या क्या लिखेंगे? मेजर एबायोटिक फैक्टर में क्या क्या देंगे? टेम्परेचर देंगे, लाइट देंगे, ठीक है, उसके बाद क्या देंगे? सॉइल देंगे, उसके बाद क्या देंगे? वाटर देंगे। ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब वन बाई वन इन चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। 10 मार्क्स में कम कम भी लिखेंगे तो आपको सवा पेज लिखने हैं, सवा पेज से 1.5 पेज लिखने हैं। तो इतने चीज़ें आप एक्सप्लेन करेंगे तो इसी जो इंट्रोडक्शन जो की दी है उसी में आपका ऑलमोस्ट जो है 5 से 6 लाइन आ जाएंगे। तो यहाँ पे आपका एक मैटर ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद एक में टेम्परेचर डालेंगे, फिर उसके बाद आपको क्या डालना है? वाटर डालना है, फिर लाइट डालना है, सॉइल डालना है। तो इतनी लिखने के लिए आप अपने आप को मैनेज कर लीजिए कि हम कितना लिख सकते हैं। सब में एक एक 3 से 4 लाइन, 4 लाइन पहले में इंट्रोडक्शन में 5 लाइन दे दिए, सेकंड में टेम्परेचर के बारे में 4 लाइन दे दिए, फिर आपने किसके बारे में? वाटर के बारे में लिख दिए 4 लाइन। इस तरीके से आपको आंसर्स तैयार करना है। ठीक है। तो चलिए हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा टेम्परेचर हम पहले डिस्कस कर चुके थे, फिर से देखते हैं कि क्या बात बोलता है कि टेम्परेचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रिलेवेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर। हमने बात किया कि इन्वायरमेंटल का जो है मोस्ट रिलेवेंट फैक्टर है। You are aware of aware that the average temperature on the land varies seasonally, decrease progressively from equator towards the pole। हमने ये देखा कि सीजनली ये जो टेम्परेचर है वो वेरी करता है। और देखते क्या है कि जो हमारा पोल है वो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज करता है। सेकंड लिखा है कि डिक्रीज फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन टॉप्स। जब हम प्लेन से माउंटेन की तरफ जाते हैं, जैसे हम कहाँ से जाएंगे? प्लेन बिहार से कहाँ जाएंगे? हिमाचल की तरफ। तो क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो फिर से ये बातें बोल रहे हैं कि जब जब हम इन चीज़ों को
टेम्परेचर को इंक्रीज करें, जब जब हम प्लेन एरिया से माउंटेन एरिया की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और जब जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे टेम्परेचर डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट है वो देखते हैं क्या है, नेक्स्ट की बात है तो ये बोलता है कि इट रेंजेस फ्रॉम सब जीरो लेवल्स इन पोलर एरिया एंड हाई एल्टीट्यूड टू हाई एल्टीट्यूड एट 250 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये बोला जा रहा है कि सब जीरो से मीन्स माइनस टेम्परेचर से लेके मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस इन ट्रॉपिकल डेजर्ट में होता है इन समर। देयर आर हाउ एवर यूनिक हैबिटेट्स सच एज थर्मल स्प्रिंग एंड डीप सी हाइपोथर्मल वेंट्स वेयर टेम्परेचर वेरीज एक्सीड 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये बोल रहे हैं कि आपके टेम्परेचर जो है वेरी कर सकता है डीप सी हाइपोथर्मल वेंट्स में, और कहाँ पे थर्मल स्प्रिंग में, कहाँ तक, तो इनकी टेम्परेचर जो है आपको 100 डिग्री सेल्सियस को एक्सीड कर सकता है। इट इज़ जनरल नॉलेज दैट मैंगो ट्रीज डू नॉट ग्रो एंड कैन नॉट ग्रो इन टेम्परेचर। ये बात बता रहे हैं कि मैंगो ट्री जो है वो ना ग्रो करते हैं कहाँ पे, तो टेम्परेट कंट्रीज लाइक कनाडा एंड जर्मनी। नेक्स्ट बात ये भी डिस्कस कर रहे हैं कि स्नो लिपर्ड जो है आर नॉट फाउंड इन केरला फॉरेस्ट एंड टूना फिश आर रेयरली काउट बियॉन्ड ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इन ओशन। नेक्स्ट है यू कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर इन लिविंग टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज दैट दैट इट अफेक्ट्स द काइनेटिक ऑफ एनर्जी एंजाइम। देखिए एंजाइम हमारे सिस्टम का सबसे अभिन्न पार्ट है। अब उसके बारे में हम लिखेंगे कि टेम्परेचर अफेक्ट्स द एंजाइम। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए आपको स्पेसिफिक 10 to 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए विच इज़ नोन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। और इस ऑप्टिमम टेम्परेचर पे जो है एंजाइम जो है बेस्ट वर्क करता है। और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो एक प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं डीनेचुरेशन, यानी जो ब्रेक डाउन हो जाएगा किस चीज़ का, तो आपका प्रोटीन जो आपका एंजाइम है वो प्रोटीन से बना होता है, तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाएगा। डीनेचुरेशन हो जाएगा तो प्रोटीन जब काम नहीं करेंगे तो इंजाइमेटिक फैक्टर काम नहीं करेंगे, इसलिए हाई टेम्परेचर क्या करता है, एंजाइम के सिंथेसिस को रोक देता है, एंजाइम के फंक्शंस को रोक देता है। और जब एंजाइम के फंक्शंस रोक देता है तो ऑर्गेनिज्म के फंक्शंस करने की जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं वो कम हो जाती है। ठीक उसी तरह से लो टेम्परेचर में भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंजाइम के कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली बात बोल रहा है कि एंजाइम्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल। यहाँ पे हमने देखा कि टेम्परेचर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब ऐसा है कि जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को कंट्रोल करते हैं उसको यूरी थर्मल बोलते हैं। दो टर्म आपको याद रखना है, यूरी एंड स्टेनो, ठीक है ना, स्टेनो और यूरी। ठीक है, ये टर्म आपको स्टेनो हेलाइन भी आएगा, यूरी और यूरी हेलाइन भी आएगा, और स्टेनो थर्मल भी आएगा, यूरी थर्मल भी आएगा। स्टेनो और यूरी में क्या रखना है, ये जो है यूरी जो है वो वाइड रेंज को कंट्रोल करेगा। मतलब जब टेम्परेचर की किसी को किसी भी सब्सटेंस को या किसी भी ऑर्गेनिज्म के टेम्परेचर सहने की क्षमता ज़्यादा होती है तो उसको यूरिक थर्मल बोलते हैं, और अगर जिसकी कम होती है उसको स्टेनोथर्मल बोलते हैं। यानी इनकी जो टेम्परेचर सहने की क्षमता है वो कैसा है, वो नैरो है, मीन्स दे डोंट हैव कैपेबिलिटी टू सस्टेन मोर टेम्परेचर, ठीक है ना, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, देन इट इज नोन एज स्टेनोथर्मल। एंड यूरिक थर्मल में क्या होता है कि दे कैन सस्टेन वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, नेक्स्ट है but a vast majority of them are restricted to a narrow range of temperatures such as organism collar, such organism are collar, stenothermal. The level of thermal tolerance of different species determine to extend their geographical distribution। मतलब वो किस तरह से अपने टेम्परेचर को टॉलरेट कर देते हैं उसके वजह से जो उनका जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या जोग्राफिकल लोकेशन का पता होता है। ठीक है, तो अब ये चीज़ें बोल रहे हैं कि इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन ग्रोइंग कंसर्न अबाउट द ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर। आप जानते ही हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, उसके बारे में बोल रहे हैं कि हम चैप्टर 16 में पढ़ेंगे, फिर भी आप ग्लोबल वार्मिंग एक बार देख लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि जो टेम्परेचर का एब्रप्ट इंक्रीज हो रहा है उसे ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। तो उसे हम आप एक बार देखेंगे, फिर भी हम एक बार हम तो डिस्कस करेंगे ही। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। तो आपने देखा क्या कि टेम्परेचर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एबाइटिक फैक्टर है। अब देखिए यहाँ पे हमको सिर्फ 5 से 6 लाइन, 4 से 5 लाइन लिखना है, तो कैसे लिखेंगे कि टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द इंजाइम। ठीक है ना, तो इतनी लिखेंगे विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंजाइम फंक्शनिंग एंड मेंटेन्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या क्या लिखेंगे, सबसे पहली बात है कि फिजियोलॉजी को मेंटेन करेंगे कैसे, तो इंजाइम का फंक्शंस कैसे करेंगे,
तो एंजाइम का फंक्शन, एंजाइम को ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे तो फिजियोलॉजी का मेंटेनेंस होगा। ठीक है, अब इसमें यही लिखेंगे कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर को सस्टेन कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, यूरिथर्मल कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है हाई टेम्परेचर को सस्टेन नहीं करते हैं, वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, स्टेनोथर्मल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पे जो है एक बात लिख देंगे कि जो ऑर्गेनिज्म है अभी जो है टेम्परेचर में इफेक्टिव चेंज आ रहा है, जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग भी कह रहे हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे कि अब्रप्ट चेंजिंग टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। इतनी सी बात आपको 4 लाइन में लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर। तो वाटर सेकंड फैक्टर है, ये सेकंड कंपोनेंट आप वहाँ पे डालेंगे, जहाँ पे भी आंसर लिखेंगे वहाँ पे आप क्या डालेंगे कि सेकंड फैक्टर आप लिखेंगे। ठीक है, ऐसे सेकंड लिख के अब आप बात करेंगे एक वाटर को। तो वाटर को एक्सप्लेन करने के लिए ये बात कर रही है कि ये वाटर के बिना कोई लाइफ हो ही नहीं सकता है। तो वाटर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द लाइफ ऑफ organism. In fact, life on earth originated in water and is unsustainable without water. हमने अभी डिस्कस किया कि बिना पानी के लाइफ सस्टेन नहीं कर सकता। ये 2 लाइन में से सिंगल लाइन लिखना है कि ऑर्गेनिज्म कैन नॉट सस्टेन विदाउट द वाटर। नेक्स्ट है, its ability is so limited in desert that only special adaptations make it possible for the organism to live there. यहाँ पे क्या है, एडेप्टेशन की बात करनी है कि जो आपका जो डेजर्ट में रहते हैं उनको अडेप्ट किया जाता है। ठीक है ना, उसके बाद द प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज हेवली डिपेंडेंट ऑन वाटर। अच्छा, प्लांट की जो प्रोडक्टिविटी है और जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाटर पे डिपेंडेंट है। नेक्स्ट है, यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन, लेक एंड रिवर शुड नॉट फेस द वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम। ऐसा बोला जा रहा है कि ऐसा है कि आप हम लोग सोचते हैं कि जो पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म है यानी ओशन में पॉन्ड में रह रहे हैं उनको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, पानी तो पानी है, बहुत पानी है, ऐसा हमें दिमाग में चलता है। ये आपको क्लास 10th में राइम ऑफ एंशिएंट में पढ़े होंगे, तो वहाँ से ये चीज़ें लिखा है। क्या लिखा जाता था, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो वाटर एनीवेयर। मतलब ऐसा है कि एक आदमी जो है एल्बाट्रॉस को मारने के चक्कर में एक समुद्र में फंसा हुआ है, वहाँ पानी पानी तो दिख रहा है लेकिन उनको पीने के लायक कोई भी पानी नहीं थी। सो यही चीज़ें यहाँ पे एक्सप्रेशन में है, हमें लिखना है कि ऐसा नहीं होता है कि सारे पानी हम लोग वो जो है एनिमल्स कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसा क्यों, तो क्योंकि उसके कंजप्शन के लिए उनकी जो पानी का जो पीएच है, जो केमिकल कंपोजिशन है, वो आपका फंस जाता है यहाँ पे मामला कि वो अच्छा नहीं होता है। तो फॉर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म द क्वालिटी यानी केमिकल कंपोजिशन दैट इज एंड पीएच ऑफ वाटर becomes important. These salt concentration measures the salinity. अच्छा, साल्ट कंसनट्रेशन में हम किस में मेजर करते हैं, तो मेजर इन एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर थाउजेंड, PPT पार्ट्स पर थाउजेंड में हम मेजर करते हैं। इज लेस देन 5 इन इनलैंड वाटर, मतलब 5 से कम होता है इनलैंड वाटर में, और 30 to 35 इन सी वाटर एंड मोर देन 100 इन सम हाइपरसलाइन लेगून्स। मतलब ये देखिए कि जो इनलैंड वाटर है उसमें 5 होता है, मीन्स 5 पार्ट्स पर 1000, मतलब कि 1000 में सिर्फ 5 ही पार्ट होते हैं इंडियन वाटर का, इस चीज़ का, तो सैलिनिटी का। जबकि आप देखेंगे सी में कितना होता है, तो 30 से 35 पार्ट्स होते हैं 1000 में। मतलब हम 100 में नहीं कर रहे हैं, 1000 में कर रहे हैं। 100 में करेंगे तो 3 to 3.5 हो जाएंगे। और मोर देन जो है 100 होता है, मतलब अगर 1000 में करेंगे तो कितना, मोर देन 10। ठीक है ना, हाई क्या होंगे, तो हाइपरसलाइन लेगून्स में होंगे। तो इतनी जो सैलिनिटी होगी उसके वजह से प्लांट वहाँ पे एनिमल ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो फिर भी इसमें कुछ जो है वो ऐसा बोलते हैं कि सम ऑर्गेनिज्म आर टॉलरेंट टू अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी दैट इज यूरिहेलाइन। अभी हमने बात किया था यूरिथर्मल को, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, यूरिहेलाइन को। यूरिहेलाइन के साथ दूसरा टर्म होता है वो होता है स्टेनोहेलाइन। तो स्टेनोहेलाइन यूरिहेलाइन में क्या होता है कि जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को झेल सकते हैं, वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी को झेल सकते हैं, उससे हम बोलते हैं यूरिहेलाइन। एंड अदर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज एंड दैट इज नोन एज स्टेनोहेलाइन। Many freshwater animals cannot live for long in sea water and vice versa because of osmotic problems they would face। मतलब कि जो osmotic प्रॉब्लम है उसके वजह से भी ये टेम्परेचर हाई उसमें नहीं रह सकते हैं, पानी में नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो वाटर एक छोटा इसमें हो गया, कंटेंट हो गया। इसमें हम सिंपल लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले कि वाटर इज इंडिस्पेंसिबल, लाइफ इज नॉट विदाउट वाटर, डिस्पेंसिबल लिखेंगे सर, पहला है इंडिस्पेंसिबल। दूसरी बात लिखनी है कि जो इन्वायरमेंट होता है, ऑर्गेनिज्म जो होता है वहाँ पे पानी बिना सस्टेन नहीं कर सकता है। दूसरी बात है कि लाइफ जो प्रोडक्टिविटी है प्लांट का
और जो प्लांट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्लांट का प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस पे डिपेंड करता है, तो प्लांट का डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है वाटर के ऊपर। तीसरी बात याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि सभी वाटर पीने के लिए है, बल्कि पीएच और सैलिनिटी जो है वहाँ का डिटरमाइन करता है कि वो वाटर यूजफुल है या नहीं यूजफुल है। इसमें हम एक बात और मेंशन कर देंगे कि 5 होते हैं, 30 से 35 होते हैं और 100 होते हैं। किसमें, तो 5 होते हैं इंलैंड वाटर के लिए, अगर 30 से 35 की बात करें तो सी वाटर के लिए, और हाइपर लैंड लेगून्स में मोर देन 100 होते हैं। ठीक है। अब एक बात यहाँ लास्ट पॉइंट जो हमको मेंशन करना है कि जो टेम्परेचर जो हाई रेंज ऑफ सैलिनिटी में रहते हैं उसको यूरिक हैलाइन कहते हैं, और जो लो ये यहाँ पे हाई सैलिनिटी रेंज रहेगा और जो लो रेंज में रहते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टेनो हैलाइन कहते हैं। इतनी सी बात मेंशन करने हैं तो आपके 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। जिसमें तो ये 2 टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। जो पोर्शन है उसका क्या नाम है, वो है आपका एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा है लाइट। तो लाइट जो है वो आप जानते हैं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट के बिना हमारा बिना सनलाइट का किसी भी तरह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट का इंपॉर्टेंस है, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो किसी भी तरह का जो आपका वो प्लांट है वो प्रोडक्टिव नहीं होगा, यानी प्लांट प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर काम नहीं करेगा, तो कंज्यूमर या कंज्यूमर को भी हानि है, और जब कंज्यूमर नहीं होगा तो डिकम्पोजर के भी कोई मीनिंग नहीं बनता है। मीन्स पूरा का पूरा इकोसिस्टम इसकी वजह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो लाइट इज़ वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द बायोटिक एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कि सिंस प्लांट प्रोड्यूस फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, अ प्रोसेस इज ओनली पॉसिबल व्हेन सनलाइट इज अवेलेबल। डिस्कस हो चुकी है कि सनलाइट के लिए फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट की अवेलेबिलिटी है। We can quickly understand the importance of light for living organism, particularly autotroph। autotroph को भी समझ सकते हैं क्योंकि प्लांट जो है वो autotroph है, खुद से न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट इज autotroph। Many species of small plants, that is herbs and shrubs, growing in forest, adapted to photosynthetic optimum under very low light condition, because they are constantly overshadowed by tall कैनोपीड प्लांट्स या कैनोपीड ट्रीज। मतलब बोलते हैं कि कुछ चीज़ों को, कुछ श्रब्स एंड हर्ब्स को बहुत कम लाइट की ज़रूरत होती है। क्यों, क्योंकि वो ढके होते हैं किसके से, तो जो बड़े बड़े ट्री होते हैं कैनोपीड हाईली टॉल कैनोपीड ट्री से ढके होते हैं, इसलिए उनको कम लाइट की ज़रूरत होती है। मेनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। अच्छा, आप फोटोपीरियड जब पढ़ेंगे, फोटोपीरियड क्या होता है, तो कुछ प्लांट होते हैं जिनके ऊपर एक क्रिटिकल टाइम की ज़रूरत होती है, और वो टाइम अगर नहीं मिलता है तो वो अपने आप को फोटोपीरियोडिज्म नहीं, वो अपने आप के फ्लावरिंग नहीं कर पाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्लांट को कहते हैं, इसको कहते हैं फोटोपीरियड, एंड प्लांट को क्या कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं फोटोपीरियोडिज्म। तो जो फोटोपीरियोडिज्म भी है प्लांट के ऊपर, वो लाइट के प्रेजेंस में ही होता है। क्यों, क्योंकि एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम प्लांट को भी डिफाइन करते हैं, कौन कौन से, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट। डे न्यूट्रल प्लांट, इतनी सारी बात यहाँ पे लाइट के लिए लिख सकते हैं। उसके बाद मेनी प्लांट्स आर ऑल्सो डिपेंड ऑन सनलाइट टू मीट देयर फोटोपीरियोडिक रिक्वायरमेंट फॉर फ्लावरिंग। फॉर मेनी एनिमल्स टू लाइट इज इम्पॉर्टेंट as they use the diurnal and seasonal variation in light intensity and duration. Photoperiod as cue for timing for their foraging, reproductive and migratory activities। मतलब ये बोल रहे हैं कि लाइट एनिमल के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए, उनकी माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड विद दैट ऑफ टेम्परेचर, सिंस द सन इज द सोर्स ऑफ बोथ। हम ये बातें बोल सकते हैं कि जो लाइट है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट है, क्योंकि लाइट कहाँ से आती है, तो सनलाइट से ही आती है। बातें हम मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद, बट डीप मोर देन 100 मीटर इन द ओशंस द एनवायरनमेंट इज डार्क एंड इट्स इनहैबिटेंट आर नॉट अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेलेस्टियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कॉल्ड सन। मतलब बोल रहा है कि 100 मीटर के नीचे जो हमारा ओशन के अंदर है वहाँ पे इन्वायरमेंट डार्क होता है, और वहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको ये पता ही नहीं है कि सनलाइट में कुछ, सन नाम के भी कोई चीज़ सेलेस्टियल बॉडी होते हैं। लिखता है व्हाट देन इज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो उनके सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं, जो हमारा सनलाइट होता है उसमें रेडिएशंस आते हैं, और उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो उनको सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, वो वेव के रूप उसमें किसके फॉर्म में होता है, तो फोटोन के फॉर्म में जो रेडिएशन जो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाटर के द्वारा, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ।
The ultraviolet component of the spectrum is harmful to many organisms, while not all the color or component of visual spectrum, while most of visual spectrum are available for marine living depth of the sea among। उसके बाद ये बातें बोल सकते हैं कि सभी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है हार्मफुल नहीं है, बल्कि कुछ उनको प्लांट को आर अवेलेबल फॉर मराइन प्लांट्स लिविंग इन डेप्थ ऑफ द सी। समझ में आए, जो मैंने पहले डिस्कस कर चुका। तो ये बातें हो गई सनलाइट का। सनलाइट यानी लाइट का आप लिख सकते हैं। फिर से एक बार बता दें कि लाइट जो है इंपॉर्टेंट है किसके लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए। किसके लिए, तो फोटोपीरियोडिज्म के लिए। फोटोसिंथेसिस एंड फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है, फोटोसिंथेसिस एंड फोटोपीरियोडिज्म, ठीक है ना। अब जहाँ पे लाइट जैसे जो लो डेप्थ है, यानी डेप्थ पे जो होते हैं, हाई डेप्थ पे जो रहते हैं उनको नहीं पहुँच पाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या जो स्पेक्ट्रल फॉर्म ऑफ जो स्पेक्ट्रम का जो रेडिएशन है उसके थ्रू लाइट को एब्जॉर्ब करके और फूड सिंथेसिस करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात लिखने हैं। एनिमल के बारे में लिख देते हैं कि एनिमल भी हम जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जो माइग्रेटरी सिस्टम है, उसको माइग्रेशन को फंक्शन करने के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सॉइल। फोर्थ पॉइंट इज सॉइल। तो फिर से यहाँ पे एक टाइटल लेंगे, 4 पॉइंट एंड सॉइल। तो सॉइल के बारे में क्या लिखा है कि अच्छा सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी प्लांट को ग्रोथ करने के लिए सॉइल की ज़रूरत होती है, ये बात लिखनी है। सेकेंडरी बात कि सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का कलर उसके सॉइल की फर्टिलिटी को डिफाइन करता है, ये बातें लिखनी है। उसके बाद लिखना है कि सॉइल जो है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, तो उसमें आपको वेडिंग ऑफ सॉइल करना है। फिर वो केमिकल कंपोजिशन सॉइल का जो डिपेंडेंट, जिस पे डिपेंडेंट है वेडिंग ऑफ सॉइल, उसकी मेंशन करना है। और फिर फाइनली ये बोल सकते हैं कि माइक्रोब्स भी हेल्प करता है सॉइल के फॉर्मेशन में। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि द नेचर एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल इन डिफरेंट प्लेसेस वेरी। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द क्लाइमेट, द वेदरिंग प्रोसेस, whether soil is transported or sedimentary, and how the soil development occur। मतलब कि इट इज़ कहता है कि नेचर जो है सॉइल का वो वेरी कर सकता है, एक इन पे डिपेंड करता है। तो क्लाइमेट ऑफ द वेडिंग प्रोसेस, क्लाइमेट ऑन द क्लाइमेट द वेडिंग प्रोसेस, उसके बाद वेदर सॉइल इज ट्रांसपोर्टेड और सेडिमेंट्री, हाउ सॉइल डेवलपमेंट अकर, मतलब वो या तो सॉइल जो है वो ट्रांसपोर्ट हुआ है या जहाँ पे था वहीं पे रह चुका है, और फिर सॉइल का डेवलपमेंट कैसे होता है। नेक्स्ट है वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉइल सच एज सॉइल कंपोजिशन, सॉइल के कंपोजिशन, ग्रेन का साइज मतलब छोटा है बड़ा है, एंड एग्रीगेशन डिटरमाइन द पर्कुलेशन ऑफ वाटर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, मतलब कि ग्रेन साइज छोटा है या बड़ा है तो उस हिसाब से वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और वाटर कैसे पर्कुलेट करेगा ये डिटरमाइन होता है, ठीक है। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विथ पैरामीटर सच एज पीएच, मिनरल कंपोजिशन एंड टोपोग्राफी determine to a large extent the vegetation in any area. This in turn dictates the type of animals that can be supported। ये इससे क्या पता चलता है कि कौन सा एनिमल उस पर सपोर्ट किया जा सकता है। सिंस प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं तो जिस तरह के प्लांट होंगे उस और उस पर जो कंज्यूम करने वाले एनिमल को करेंगे उस चीज़ को भी डिटरमाइन किया जाएगा सॉइल के थ्रू, ठीक है। सिमिलरली इन एक्वाटिक इन्वायरमेंट द सेडिमेंट्री कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफन डिटरमाइन द टाइप ऑफ बेंथिक एनिमल्स दैट कैन थ्राइव देयर, ठीक है। तो ये आपका बायोटिक कंपोनेंट हो गया और ये आपका 10 मार्क्स का हो गया, ठीक है। जाते जाते एक बार फिर से हम एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको कैसे लिखने हैं, बार बार एक ही क्वेश्चन आते रहता है। तो सबसे पहले आपको लिख देना है कि ये बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, उसके बाद ये बायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन से मेजर वो हैं, तो आपको लिखना है सॉयल, वाटर, ठीक है ना, वाटर, सॉयल, उसके बाद आपको लिखना है लाइट एंड टेम्परेचर। फिर उसमें टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर एंड सॉइल चारों को मेंशन करते हुए वाटर के बारे में या सॉइल के बारे में जो जो कंपोनेंट आपको बताए हैं, जो जो फैक्टर, जो जो चीज़ें बताए हैं उसे मेंशन करना है। एंड फाइनली कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, उसे आप लिख सकते हैं कि दस वी कैन से दैट कि एबायोटिक फैक्टर्स आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। थैंक यू, इतना ही। और आगे आप क्वेश्चंस करिए, फिर आपको पता चलेगा कि ये कैसे आंसर्स लिखा जाता है। बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। हमने इतना आपका एक क्वेश्चन आज एबायोटिक कंपोनेंट करा दिया है 10 मार्क्स के लिए। थैंक यू।